इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट नेटवर्क चैप्टर इज रेजिस्टेंस। क्या है? इट इज ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। जब किसी एक मटेरियल के अंदर से करंट फ्लो करता है, व्हाट एवर ऑपोजिशन इट इज गेटिंग, जो डिफिकल्टी फेस करता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस का डिक्शनरी मीनिंग तो वही है, ऑपोजिशन। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक वायर है, मैं थोड़ा थिकर वायर ड्रॉ करता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। अब इसके अंदर से मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन को पास करवाऊंगा। आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स ओनली आर द चार्ज कैरियर्स इन सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे जा रहे हैं तो हम कहेंगे करंट उल्टा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहे हैं? दिस सॉलिड इज फुल ऑफ एटम्स, इसके अंदर एटम्स भरे हुए हैं और उस एटम की डिफरेंट ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर कोई एक दूसरा एटम है, तो हुआ क्या, इस जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे कैसे कुछ काइनेटिक एनर्जी देके हम भेजे। सर इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कैसे देंगे? पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाउ यू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू ए इलेक्ट्रॉन बाय एक्सीलरेटिंग ओवर ए पोटेंशियल डिफरेंस। By connecting a potential difference here, you accelerate the electron and throw it inside. You say you are giving some kinetic energy. वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, when a charged particle is accelerated over certain potential difference, it gains some kinetic energy. तो यहाँ पर हम कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर से पास करवाएंगे। जैसे पास करवाएंगे तो उसका पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, उस काइनेटिक एनर्जी को लेके ये इसके अंदर घुसा। जैसे घुसा, हुआ क्या देखो, अब ये जाके इसको टकराएगा, किसको? बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो फिर क्या होगा? तो होगा क्या, ये हो सकता है कि टकरा के फिर इसमें आके टकराएगा, फिर हो सकता है इसमें आके टकराएगा, ऐसे करके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और टकराते टकराते ये निकल के बाहर आ जाएगा। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन पास कर गया अंदर से, आप कहोगे कि कुछ चार्ज पास कर गया है, ठीक है, कुछ चार्ज पास कर गया है। चार्ज पास कर गया मतलब there is a current through the material. How the electron is passing through several zigzag paths. और ये कॉर्नर पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कोलिजन। यहाँ पर एक कोलिजन हुआ होगा, बिना कोलिजन का तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, तो इट विल कीप ऑन मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो कोलिजन हुआ होगा, इट विल बी लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। सो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कोलिजन। अब ये इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से पास करने में जो ऑपोजिशन मिला वो किस रूप में मिला? पहला हुआ in terms of number of collisions made by the external electron. ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन अंदर से गया उसको बहुत सारे कोलिजन मिले। वह जितने सारा टकराव होगा हम कहेंगे उतने ज्यादा ऑपोजिशन है। हमको एक जगह से भाग के दूसरे जगह जाने के लिए कहा गया, रास्ते में बहुत सारा पैकेट्स रखे हुए हैं, हम दौड़ते दौड़ते जाएंगे, जितने ज्यादा टकराएंगे हम कहेंगे उतना ज्यादा ऑपोजिशन है, क्योंकि पैकेट्स नहीं होता, मैं आसानी से दौड़ के चले जाता। So the prime reason for resistance is the number of collisions made by external electron passing through this. Clear? तो पहला रीजन हुआ नंबर ऑफ कोलिजन्स। इसको हम लोग प्रॉपर्ली नोट्स बनाएंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू दिस। अब ये नंबर ऑफ कोलिजन को चलो अगर हम n कहेंगे, ये n किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेट अस थिंक। अगर ये जो वायर की बात कर रही है ये L लेंथ का है, इतना दूर जाने में इस इलेक्ट्रॉन को कुछ कोलिजन्स मिले। अगर लेंथ ज्यादा होता तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होते कि कम होते? व्हाट यू फील? ज्यादा होते। ये जितने ज्यादा लेंथ होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ओके, सेकेंड, नाउ यू थिंक ये वायर का थिकनेस के बारे में बात करेंगे। आप जानते हो एटम का बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, ओनली 5% स्पेस इज फिल्ड, 95% स्पेस और 99% स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, सेंटर में न्यूक्लियस है। अब सोचो कि अगर ऐसे ढेर सारे एटम्स हो गए, कोई मोटा वायर हो गया, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत सारा खाली जगह मिल जाएगा, लेकिन पतला वायर हो गया तो थोड़ा सा खाली जगह मिलेगा। कहने का मतलब है यू कैन कंपेयर दिस वे कि अगर हमारे पास एक पतला सा पाइप है और एक मोटा सा पाइप है, ये दोनों पाइप को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर अगर हम कोई बॉल को फेंकेंगे, वो बॉल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकलेगा। सेम बॉल को सेम स्पीड में इसके अंदर फेंकेंगे,
ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे निकल जाएगा। So what you see, when the pipe is having lesser cross-sectional area, the number of collisions is more. When the pipe is having broader cross-sectional area, the number of collisions is less. मतलब जितने ज्यादा एरिया हो रहा है उतना कम नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, जितना थिन एरिया हो रहा है उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्पेस मिल रहा है उसको जाने के लिए, है ना। तो हम क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या कहोगे, यस। तो आप लोगों को समझ में आ गया। ये हुआ एक पार्ट रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्यों होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी एक मटेरियल के अंदर से जाता है, एक करंट बनाने की कोशिश करता है, उसको कुछ अपोजिशन मिलता है, वो अपोजिशन का पहला प्राइम रीजन इज नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, दैट इज द लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मोर इज द लेंथ, मोर इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स, मोर इज द एरिया, लेस इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। फाइन, नाउ द सेकंड थिंग, सोचो अब हम किसी एक मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हुआ ये मटेरियल, अब इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है अपना न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है। नाउ यू नो कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना तगड़ा है, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि न्यूक्लियस में कितना ज्यादा चार्ज होगा तो स्ट्रांग फोर्स होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कितना दूर पे होगा तो कम फोर्स होगा। So depending upon the atomic structure and the electronic configuration, you can decide a force between the nucleus and the electron. If this force is very weak, you call it a conductor. If this force is very strong, you call it a insulator. Why? Because what happens when an external electron is coming and colliding with this electron? Suppose this is a conductor, the force is very weak. Then what will happen? As this electron strikes this one, ये इलेक्ट्रॉन will be thrown out, will be knocked out from its orbit, और ये निकल जाएगा इधर से। समझ में आ रहा है? और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियस के साथ बहुत जोर से बंधा हुआ है, हो सकता है कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसको टकराएगा और वापस आ जाएगा, it cannot knock out, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब when these electrons are lightly bound to the nucleus, the external electron can easily pass through them. When these orbital electrons are very tightly bound to the nucleus, the external electron faces more difficulty to pass through. I am giving you otherwise example. मुझे भाग के यहाँ से 10 मीटर तक जाना था, empty room है, कुछ नहीं है, तो आराम से भाग सकता हूँ। Now I want to account for the resistance I face. मान लो कि बहुत सारे कार्टून पैकेट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्टून पैकेट्स पड़े हुए हैं रूम के अंदर, मैं दौड़ के जाऊंगा तो कुछ कोलिजन मुझे मिलेगा। जितने ज्यादा पैकेट्स पड़े होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन्स आई एम मीटिंग, जो कि पहला पार्ट है। अब सोचो जो कार्टून पैकेट्स है वो हेवी है, उनके अंदर बालू भरा गया है, मतलब वो जमीन के साथ कस के जुड़ के बैठे हैं। अब दौड़ के जाएंगे तो पहला केस में वो एम्प्टी कार्टून पैकेट्स थे, जब हम जा रहे थे किसी के भी साथ टकरा रहे थे, वो पैकेट फेंका जा रहा था और मैं अपनी रास्ता जा रहा था। लेकिन अभी वो पैकेट सारे भरे हुए हैं, हेवी है, जमीन के साथ जोर से बंधे हुए, अब मैं टकराऊंगा तो हो सकता है मैं ही अपना डायरेक्शन बदल दूं, वो लोग हिलेंगे भी नहीं। तो कौन सा केस में रेजिस्टेंस मुझे ज्यादा मिलेगा? व्हेन एम्प्टी कार्टून पैकेट्स आर देयर ऑन माय वे और हेवी कार्टून पैकेट्स आर ऑन माय वे, कौन सा केस में मुझे ज्यादा पोजीशन मिलेगा? सेकंड केस में मिलेगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, when the binding force between the orbital electron and the nucleus is very strong, this gives some opposition to pass through. दो रीजन, पहला रीजन हुआ number of collisions made by the external electron, दूसरा रीजन हुआ because of the atomic structure and electronic configuration, there is some binding force between the orbital electron and the nucleus, and the external electron passing through is facing so many difficulties. ये जो प्रॉपर्टी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इसको टकराएगा कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हेवी है। आप अगर कोई चीज को टकराओगे और पता चला कि उसके साथ वो जोर से बंधा हुआ है तो पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट। जस्ट सी, सपोज हम कोलिजन की फंडामेंटल जानते थे, हम कहेंगे कि एक बॉल है कहीं नहीं बंधा हुआ है, एक दूसरा बॉल है, इसको इसके साथ फेंके। रिमेंबर, जब ये कोलिजन होगा क्या होगा? यू नो, this ball will come to rest and this will move because between subatomic particles all collisions are elastic.
कोलिजन्स आर इलास्टिक, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर फंसोगे। जब इलास्टिक कोलिजन पढ़ाए थे तब बताए थे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो पार्टिकल के अंदर कोई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है। जैसे मैं ये वाल को मार दिया, वाल के अंदर के पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर और क्या है, कुछ नहीं, क्या वाइब्रेट करेगा, सो इट कैन नॉट अब्सॉर्ब एनी वाइब्रेशनल एनर्जी, खुद ही फेंका जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सो ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। एनीवे, लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये जो बॉल है, मान लो किसी एक मैग्नेट से ये बंधा हुआ है विद सम स्ट्रॉन्ग फोर्स, अब ये टकराएगा तो हो सकता है कि ये रुक जाएगा, ये v वेलोसिटी में गया, टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, ये a और ये b था, a आके मैग्नेट के पास रुक गया और b निकल के गया, लेकिन क्योंकि मैग्नेट इसको वापस खींच रहा था और ये जबरदस्ती धकेल के जा रहा था, जब ये बाहर निकल के आएगा इसके पास कुछ वेलोसिटी v डैश होगा, ये आके यहाँ पर रुक गया। क्या आप गेस करके बता सकते हो v डैश विल बी इक्वल टू v और लेस देन v और मोर देन v? क्योंकि ये रुक जाएगा और इसके जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट में ये निकल के जा रहा है, दिस विल बी लेस देन v, सो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। There is a loss in kinetic energy, but where that energy goes, that energy ultimately dissipates as the heat energy। ठीक है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे। कोई एक रेजिस्टेंस वायर से करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट एनर्जी डेवलप होता है। अगर ये मैग्नेट यहाँ पे नहीं होता, ये मैग्नेट नहीं होता, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता, ये टकराया, ए रुक जाएगा, बी निकलेगा, कितना वेलोसिटी में, कोई भी वेलोसिटी में। इसलिए जब कोई कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो करता है, करंट तो फ्लो करता है लेकिन कोई हीट जनरेट नहीं होता है, कोई हीट जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं when the binding force is very small or negligibly small, though there is no energy loss, the external electron very easily knocks out the orbital electron and current passes. Heat is not generated, but there is resistance to flow, there is some resistance to flow. But here when this binding force is strong, जब ये इसको टकराया, ये निकल के आया with a lesser speed, a part of kinetic energy is lost, that is dissipated as heat। तो ये सारा खेल जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करके हो रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। और ये बाइंडिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये रेडियस कितना है और इसमें चार्ज कितना है। दैट मींस द बाइंडिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर Z एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। छोटा सा पीस कॉपर लोगे, ये बाइंडिंग फोर्स जितना मिलेगा, बड़ा पीस कॉपर लोगे वो बाइंडिंग फोर्स उतना ही मिलेगा। कॉपर के लिए जो बाइंडिंग फोर्स मिलेगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ दूसरा मिलेगा। मतलब ये नेचर ऑफ द मटेरियल है। दिस नेचर ऑफ मटेरियल व्हिच डिसाइड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट इन ईच कोलिजन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया? तो नंबर ऑफ कोलिजन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सॉरी, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और भी पैरामीटर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, विल सी। लेकिन अभी तक हमें समझ में आ गया, जब किसी एक मटेरियल में कोई करंट पास करेगा क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ कोलिजन डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ वायर के ऊपर, कितना लंबा है कितना मोटा है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, कॉपर का है कि एल्युमिनियम के, आयरन की, गोल्ड है कि सिल्वर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सबको समझ में आ चुका है। अब जितना हम लोग समझ लिए उतना को लिस्ट आउट करेंगे। ये समझाना जरूरी था क्योंकि आगे आगे मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाने वाला हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये सारा मूवमेंट को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे एक एक करके। फिर थर्मल एजिटेशन के बारे में पढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों रेजिस्टेंस बदलता है, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो अभी तक जितना बताया उसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ये समझने से ही आगे की चीज आप समझ सकते हो। तो शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या है रेजिस्टेंस? क्या समझ में आया? समझ में आया, इट इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए मटेरियल,
मटेरियल, किसी एक मटेरियल के अंदर से जब कोई करंट फ्लो करता है उसको जो ऑपोजिशन मिलता है दैट इज रेजिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2, नोट पॉइंट नंबर 2, it depends upon bit number 1, number of collisions made by an external electron passing through it, passing through it। thus रेजिस्टेंस को R कहेंगे। thus R is directly proportional to length and inversely proportional to area। L is length of path of current, A is area of cross section, तो पहला हुआ इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट, ठीक है, पासिंग थ्रू द मटेरियल। thus R is proportional to L by A, L is length of the path of current, A is area of cross section। ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे लेकिन गहरी सोच नहीं था। अब क्या हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द resistivity of the material, which further depends on nature of material। तो हम देखें कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल व्हिच डिपेंड्स अगेन अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखने वाली चीज ये हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड रेजिस्टिविटी। मैं सिस्टमेटिकली इसलिए लिख रहा हूं ताकि आई कैन डेवलप माय क्लास सिंसियरली एंड इन ए सिस्टमेटिक वे, नॉट दैट कि एनीवन विल आस्क यू इन द एग्जाम ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड, राइट शॉर्ट नोट ऑन इट, इट हैज बीन नेवर आस्क्ड। हां, क्लास 10 में पूछते थे ऑन व्हाट फैक्टर्स द लेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स, लेंथ, एरिया, टेंपरेचर, रेजिस्टिविटी ऐसे करके लिखते थे हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे लेकिन वो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अभी एक एक करके डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ये जो रेजिस्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, R है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। हम देख लें कि R डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, R डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बारी बारी से इतना सारा डिस्कशन से हमें जो चीजें समझ में आया उसके ऊपर 1 मार्क वाला क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। पहला हुआ सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें यहां से समझ में आया, ठीक है। फैक्ट में हम देखेंगे, पहला फैक्ट देखें कि यूनिट ऑफ R इज ओम, ये समझ में आ गया। नाउ R इज इक्वल टू रो L बाई A, सो रो क्या हो गया, रो इज इक्वल टू A R बाई L। thus यूनिट ऑफ रो द रेजिस्टिविटी का नाम क्या है, रो। सो रो क्या है यहां पर, रो इज रेजिस्टिविटी, where
रेजिस्टिविटी, ठीक है। और यूनिट क्या हो गया इसका, इधर हो गया ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर इज ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हुआ ये जो डाटा आप याद रख सकते हो, फॉर गुड कंडक्टर्स लाइक gold, copper, resistivity is of the order of 10 to the power minus 6 ohm meter. For insulators, rho is of the order of 10 to the power plus 6। हम बात करेंगे अगर माइका की तो हम कहेंगे ये देखो कितना ज्यादा है, मतलब रो ही ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। कितना अंतर है। इफ यू गो फॉर कॉपर के लिए ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 into 10 power minus 6 समथिंग लाइक दैट, 360 into 10 power minus 6, जबकि माइका के लिए इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 power 6। सेमीकंडक्टर के लिए 10 to the power 1 ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको दोनों को बीच में लिया गया है, वो बाद में हम लोग देखेंगे जब सेमीकंडक्टर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो कंडक्टर के लिए वेरी लो, इंसुलेटर के लिए वेरी हाई। समझ में आता है कि व्हेन रो इज हाई वी कॉल इट ए इंसुलेटर। अच्छा, दूसरा चीज ये हुआ कि अगर हम कहेंगे आपको जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं कि आर रो इज इक्वल टू ए आर बाई एल, रो इज इक्वल टू ए आर बाई एल, अगर किसी वायर का लेंथ को बढ़ाएंगे, खींच के उसका लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि कोई कॉपर वायर को खींच के लंबा करोगे तो कॉपर ही तो रहेगा, और जब तक ये कॉपर है तब तक रेजिस्टिविटी फिक्स है, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। ये दो चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और दो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये है कि the reciprocal of resistance is called conductance। conductance G क्या है ये 1 by R। यूनिट क्या होगा, R का ओम होता है तो इसका होगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स लिखते हैं इसको। और दूसरा होता है कंडक्टिविटी, ध्यान रखना कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है 1 by रो, 1 by रो मींस यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो दिस वे हमें ये चार चीजों को याद रखना है और आगे हम पढ़ाएंगे इसको। अब हमें कोई भी मटेरियल में अगर हमें रेजिस्टेंस पूछा गया तो पहला क्वेश्चन होगा कि हमें पूछना ये है रेजिस्टेंस कौन सा दोनों एंड में, क्योंकि कोई एक ब्लॉक आपको दे दिया गया, पूछा गया इसका रेजिस्टेंस क्या है। अरे रेजिस्टेंस मतलब हम जब इसमें करंट पास करवाएंगे तो क्या ऑपोजिशन मिलेगा, करंट कैसे पास करवाना चाहते हैं, ऐसे पास करवाना चाहते हैं कि ऐसे पास करवाना चाहते हैं, ये बताना जरूरी है। दैट मींस फॉर एनी पर्टिकुलर ब्लॉक अगर कोई आपको पूछा गया कि बताओ व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्लॉक, आप कहोगे ऐसे नहीं बोल सकते, पहले बताओ कि आप इसके अंदर से कैसे करंट पास करवाना चाहते हो, ऊपर से नीचे या इधर से इधर, दैट विल डिसाइड व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस। अगर मैं कहूं कि ये जो मटेरियल है इसका ये साइड लेंथ A है, ये साइड लेंथ B है, ये साइड लेंथ C है। अगर मैं ऊपर वाला सरफेस में एक पॉइंट लेता हूं P, नीचे वाला सरफेस में मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट लेता हूं P, Q, ठीक है, ये सरफेस में ले लिया Q। इधर वाला सरफेस में एक पॉइंट ले लिया A, इधर वाला सरफेस में एक पॉइंट ले लिया B। You clearly understand the difference, अब अगर हमको पूछा गया कि व्हाट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस PQ, मतलब हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई करंट इधर से घुसेगा इधर से निकलेगा उसको क्या ऑपोजिशन मिलने वाला है। अब अगर करंट ऊपर से घुस के नीचे से निकल रहा है, हमारे पास तो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, रो L बाई A। अब L की जगह क्या लेंगे,
करंट यहाँ पे घुसेगा, यहाँ पे निकलेगा, तो कितना दूर जाना पड़ेगा करंट को? ये टू गो ए डिस्टेंस c। सो आप कहेंगे L की जगह c। व्हाट इज द एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो? करंट यहाँ पे घुस रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया को ये परपेंडिकुलर है, निचले वाले एरिया से निकल रहा है, ये एरिया से निकल रहा है। तो कितना एरिया है? ये लेंथ है a, ये लेंथ है b, एरिया हो गया AB। तो a की जगह क्या लिखेंगे? AB। सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल अक्रॉस P and Q is rho c by AB। Similarly, resistance of this material across A and B, ये दोनों एंड में क्या रेजिस्टेंस है? क्या मुझे कोई बताएगा? What is the resistance? Rho A by BC। No, A by no, करंट इधर से घुस रहा है, इधर से निकल रहा है। What is the length gone? B। And what is the area? Area perpendicular to the direction of current flow, it is A into C, rho B by। yes, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। कौन सा दोनों एंड में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, दैट विल डिसाइड रेजिस्टेंस कितना है। कोई पूछेगा ब्लॉक का रेजिस्टेंस कितना है, ब्लॉक का रेजिस्टेंस कितना है, कोई भी नहीं बोल सकता। कौन सा दोनों एंड में निकालना चाहते हैं वो मैटर करता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपके सामने ये ब्लॉक रखा हुआ है, आपको पूछा जाएगा इसका रेजिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे इधर से करंट डालेंगे, इधर से निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर से करंट डालेंगे, इधर से निकालेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। अकॉर्डिंगली लेंथ एंड एरिया विल बी डिफरेंट। ऐसे डालेंगे तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया एरिया, ऐसे डालेंगे तो ये हो गया एरिया और ये हो गया लेंथ, है कि नहीं? अकॉर्डिंगली एवरीथिंग विल चेंज। अगर आपको ये सारे चीज समझ में आया तो मैं यहाँ पे और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ये ऐसा है कि सपोज हम कोई एक मटेरियल का एक यूनिट क्यूब लेते हैं। सपोज आई कंसीडर ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल, क्यूब ऑफ ए मटेरियल मतलब ये सारा साइड लेंथ 1 मीटर है, ये सारा साइड लेंथ 1 मीटर है। कंसीडर ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ L, साइड लेंथ 1 मीटर, साइड लेंथ 1 मीटर। रेजिस्टेंस across any two opposite faces, किसी भी दो ऑपोजिट फेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट फेसेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो। मान लो इस साइड वाला इधर वाला सरफेस इधर वाला सरफेस में करेंगे, या ऊपर वाला सरफेस नीचे वाला सरफेस में करेंगे। किसी भी दो अगर ऑपोजिट सरफेस में हम करेंगे। लेट मी ड्रॉ ए क्यूब फर्स्ट प्रॉपर्ली। दिस इज व्हाट इज ए क्यूब। हर एक साइड लेंथ इसका 1 मीटर है, ठीक है, और मैं इसका मान लो ये फेस में निकालना चाहता हूँ। तो रो सारे 1 मीटर है, सारा लेंथ 1 मीटर है। रो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द करंट पाथ 1। व्हाट इज द एरिया भी तो ये एरिया है, कितना है? 1 into 1, सो इट इज सेम एज रेजिस्टिविटी। तो ये अक्सर पहले डालते थे, आजकल नहीं डालते। ये आपका आईसीएसई बोर्ड वाले 1-2 बार डाले। डिफाइन रेजिस्टिविटी और व्हाट यू डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी वो लोग ऐसे लिख देते थे कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज गिवन बाय द रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए यूनिट क्यूब ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए यूनिट क्यूब ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे? आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, उसको ओम मीटर बोलते हैं, ओम मीटर। और ध्यान रहे आपका कोर्स में ओम मीटर नहीं है, इट इज जस्ट एन एमीटर। एमीटर को उल्टा यूज करोगे तो उसको ओम मीटर कहते हैं। तो ओम मीटर से आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। तो कोई एक मटेरियल दे दिया गया, बताओ उसका रेजिस्टिविटी कितना है? रेजिस्टिविटी तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसका एक यूनिट क्यूब ले लेते हैं, एक क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1, उसका 2 ऑपोजिट फेस में हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जो भी रेजिस्टेंस आएगा दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो हमें रेजिस्टिविटी भी समझ में आ गया।
अभी अगर इतना सारा चीज आपको समझ में आ गया है, मैं आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चन में देना चाहूंगा करने के लिए। दो तीन जो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बोर्ड में आते नहीं है, दो तीन कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक has side lengths in the ratio 3:4:5. Find ratio of maximum resistance to minimum resistance across any two opposite faces of the block। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका साइड लेंथ आर इन द रेशियो 3:4:5, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये चलो, आप देख के ही पता चल रहा है कि छोटा 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ है 3, इसका है 4, इसका है 5। ये जो ब्लॉक हुआ, इस ब्लॉक का किसी भी दो ऑपोजिट फेस में रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस तो निकलेगा ही। बोल रहा है जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलेगा और जो मिनिमम रेजिस्टेंस निकलेगा उसका रेशियो क्या है। अच्छा, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, आर मैक्स इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा? जब लेंथ मैक्सिमम होगा और एरिया मिनिमम होगा, है कि नहीं? अब सोचो कौन सा लेंथ को लेंगे जो आपको मैक्सिमम लेंथ मिलेगा। मतलब इफ यू फाइंड अक्रॉस दिस टू एंड्स यू फाइंड यू आर गेटिंग मैक्सिमम लेंथ दैट इज 5 और एरिया विल बी मिनिमम फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फेसेस का एरिया अलग अलग है। ये फेस का एरिया है 3 into 4 12, ये फेस का 20, ऊपर वाले का 15, सबसे कम कौन है ये। सो मैक्सिमम लेंथ और ये मिनिमम एरिया, तो हम क्या डालेंगे? इट इज रो मैक्सिमम लेंथ इज 5, मिनिमम एरिया इज 12। सिमिलरली मिनिमम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जब लेंथ होगा मिनिमम, एरिया होगा मैक्सिमम। लेंथ मिनिमम होगा तो कितना होगा? लेंथ मिनिमम, सबसे छोटा लेंथ कौन सा लेंगे? सामने वाला और पीछे वाला 3। सो इट इज रो 3 एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया? ये एरिया सबसे बड़ा एरिया है, कितना? 5 into 4 20। हमें पूछा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस across any two opposite faces, and upon simplification you find this rho into 5 by 12, रो तो कैंसिल हो गया, it is 5 by 12 into 20 by 3, it is coming out to be 25 by 9. So the ratio of maximum to minimum resistance across any two opposite faces of this rectangular block is 25:9। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. बस एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, आपको अच्छा लगेगा करने में। क्वेश्चन नंबर 2, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वाज स्ट्रेच्ड till its length becomes n times what will be new resistance, ऐसा पूछा। तो
ये कोई एक वायर था, लेंथ कितना था मालूम नहीं है, लेंथ L था, एरिया होगा A, रेजिस्टेंस था R। क्या किए इसके साथ हम छेड़खानी, क्या किए, खींच के लंबा कर दिए, लंबा कर दिए तो ऑब्वियसली पतला हो जाएगा, इट बिकम्स थिन। नाउ द एरिया इज से, पहले रेजिस्टेंस था, लेंथ था L1, एरिया था A1, अब एरिया बदल गया है, A2 हो गया है, लेंथ L2 हो गया है, चलो रेजिस्टेंस R डैश हो गया। पहले हम L1 A1 L2 A2 के बीच में एक रिलेशन लाते हैं। जब इसको हम खींच के लंबा किए, मान लो पहले ये 50 ग्राम का वायर था, खींच के लंबा करेंगे तो मास 50 ग्राम रहेगा कि ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, सेम 50 ग्राम रहेगा। अच्छा, अगर ये कॉपर वायर था, खींचेंगे तो कॉपर ही रहेगा, मतलब डेंसिटी भी तो वही रहेगा। सो मास रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम, द वॉल्यूम हैज टू बी सेम, बिकॉज वॉल्यूम इज, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। अगर कॉपर है, ये भी कॉपर है, डेंसिटी बराबर रहा, मास बराबर रहा, वॉल्यूम भी बराबर रहेगा। अगर वॉल्यूम बराबर रहेगा तो हम क्या कहेंगे, एज वॉल्यूम डज नॉट चेंज। आप कहोगे L1 A1 लेंथ इनटू एरिया इज द वॉल्यूम इज इक्वल टू L2 A2। अगला क्वेश्चन में इतना डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है तो लिख रहे हैं। और क्या दिया है, क्या दिया है हमें, दिया ये है कि this wire was stretched till its length becomes n times, मतलब L2 is n times L1, तो हम कहेंगे L1 A1 is equal to n times L1 into A2, मतलब A2 कितना हो गया, it is A1 by n। ओहो, जब लेंथ n टाइम्स हो जाएगा, एरिया 1 by n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को तो बराबर रखना है। लेंथ डबल हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा, लेंथ 3 गुना हो जाएगा, एरिया 1/3 हो जाएगा। यस, समझ में आया ना। R क्या था, इट वाज रो L1 by A1। R डैश क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कितना है, रो L2 by A2। थोड़ा इसको सजा के लिखो, रो L2 के जगह क्या लिख सकते हैं, NL1 बाय A2 के जगह क्या लिख सकते हैं, A1 by N। तो ये N ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा N स्क्वायर रो L1 by A1। But what does this quantity represent? This is R. So this is coming out to be N square R. So when a wire of resistance R is stretched till its length becomes n times, the resistance becomes n square R. समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 10 वाला क्वेश्चन है। क्या करें, करना पड़ता है क्योंकि फीस लिए हैं सबसे, नहीं तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आप लोग समझदार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर ये स्कूल में आ गया तो कैसे आएगा, हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेंथ ऑफ ए वायर, लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, find percentage change in resistance। हाँ, ये बात, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, हो सकता है स्कूल वाले पूछ लेंगे। सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे कि when the length of the wire is increased by 20%, what happens to the volume? Volume remain constant, V is equal to volume and that is constant। वायर का वॉल्यूम is not going to change, क्यों, कैसे, सब देख चुके हैं हम लोग। now suppose हम कहेंगे volume is nothing but A into L, so V is equal to A into L। A is the cross sectional area, L is the length, है ना।
ये मालूम है। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, V बाई एल। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए की जगह लिखो V बाई एल, सो इट इज रो बाई V एल स्क्वायर। नाउ रो इज ए कांस्टेंट, V इज ए कांस्टेंट, व्हाट यू फाइंड, R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब ये बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया। अब हम कहेंगे अगर R रो इज ए कांस्टेंट, V इज ए कांस्टेंट, रो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, V तो रिमेन सेम। इसी वायर को खींचो, खींच के और उसका लेंथ को कम ज्यादा करेंगे तो हम कहेंगे V विल रिमेन सेम। हाँ ये बात है। तो अब लेंथ को 1.2% कर दें, आई मीन 20% बढ़ा दें, तो हम कहेंगे कि L2 क्या है, इट इज 20% बढ़ गया है, 1.2 टाइम्स L1, ये हमें दिया गया है नहीं, तो हम कहेंगे R2 बाई R1 मतलब सेकेंड केस का रेजिस्टेंस बाई ओरिजिनल केस का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1.2 L1 का स्क्वायर। ऐसे क्यों, ये बाकी जो रो और V वाला चीज कहां गए, अरे वो कैंसिल हो जाएंगे, इसमें भी रहेगा नीचे वाले में भी रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा रो एंड V, इट इज ओनली L1 स्क्वायर। थोड़ा इसको ढंग से लिखे तो इट इज कमिंग आउट टू बी L2 स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर, दैट इज 1.2 L1 का स्क्वायर बाय L1 स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44, इसका मतलब द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1.44 R1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट बढ़ गया। अगर R2 2R होता तो हम कहते 100% बढ़ गया, 1.5R होता तो 50% बढ़ गया, अब कितना बढ़ गया 44%। R1 था पहले, अब हो गया 1.44R, तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 44%। देख के समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 44%। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Effect of temperature, effect of temperature on रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या चेंज है। आगे चल के देखोगे ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ओम्स लॉ में भी लिखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे लिखते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाउ कम इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। चलो पूरा चीज को समझते हैं, लिखेंगे थोड़ा सा लिखेंगे, ठीक। अब हम क्या देखें, जब किसी एक मटेरियल के अंदर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी दे के फेंका गया, वो क्या किया, जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए अल्टीमेटली इट फाइनली कम्स आउट एंड यू से ए करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, फाइन। अब ये कोलिजन किसके साथ हो रहा था, मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा था। Now when you supply heat energy to a material like this, heat energy का जो थर्मल फोटोन्स है, वो थर्मल फोटोन्स को ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इसको ऑब्जर्व करेंगे, दे विल जंप टू ए हायर ऑर्बिट। एनर्जी ऑब्जर्व करने से वो हायर ऑर्बिट में जंप करते हैं, लेकिन एनर्जी बढ़ गया, हायर ऑर्बिट में चले गए, देयर इज नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क आया नहीं है ना, तो एंगुलर मोमेंटम में कोई मतलब नहीं आया। मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो बोर्स प्रिंसिपल है कि mvr should be of the term nh/2π, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। The angular momentum is no more a whole number multiple of h/2π, and for this orbit is something different, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कहने का मतलब है एनर्जी खाने के बाद जब ये हायर ऑर्बिट में गया, पहुंच तो गया लेकिन रुक नहीं पाया वहां पे, ठीक है ना। जैसे किसी के पिताजी के पहचान में थे, जान पहचान में थे, स्कूल में बोल के बच्चे को इंजीनियरिंग में एनआईटी में दाखिला करवा दिए, लेकिन अंदर जाके देखा कि सारे जो बच्चे हैं पढ़ के आए हैं और इस तो लफो है, ये तो प्रमोशनल ही आया है, ठीक है। तो बेचारा आके वहां पर रुकेगा नहीं, वो तो स्कूल जाएगा ही नहीं, कभी कॉलेज कभी भी नहीं जाएगा। वैसे ही हुआ,
ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हायर ऑर्बिट में चला गया। अब यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि बाकी लोगों का एंगुलर मोमेंटम नेचर उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, खाली एनर्जी बराबर है। एनर्जी से क्या बनता है, वो फिर से वापस आ जाएगा। बट कंटिन्यूअसली अगर इसको हीट एनर्जी मिल रहा है, अगेन इट विल गो अप, इट कम डाउन, गो अप, कम डाउन। सो इफ यू आर कंटिन्यूअसली हीटिंग दिस material, what will happen? The orbital, the ground state electrons will keep jumping to the higher orbit, come down, and they start oscillating between the higher orbit and ground state. Such an oscillation is called thermal agitation. The electrons are agitated, irritated, ठीक है? Irritated electrons, agitated electrons, they are all oscillating. Okay. टेम्परेचर बढ़ाने से ये होता है, ये होता है। तो इसके साथ हमारा रेजिस्टेंस का क्या संबंध है? चलिए सोचते हैं, हमारा रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता था? नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड द रेजिस्टिविटी। अब सोचो कि मैं जब एक जगह से दौड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा था, मान लो कि रास्ते में कुछ लोग खड़े हुए थे, 10-15 लोग खड़े हुए थे, मैं दौड़ के जा रहा था, मुझे उनके साथ धक्का मुक्का करते हुए आगे जाना पड़ रहा था। सो आई वाज गेटिंग सम रेजिस्टेंस। कोई भी नहीं होता, मैं आसानी से दौड़ के चले जाता। आई वाज गेटिंग सम रेजिस्टेंस बिकॉज आई वाज स्ट्राइकिंग विद मेनी पीपल एंड दे वर ऑल स्टैंडिंग स्टिल। चुपचाप खड़े थे, मैं ही धक्का मारते हुए भाग रहा था। लेट अस थिंक अदरवाइज, वो जो 10-15 लोग खड़े थे वो खड़े नहीं थे, वो इधर उधर भाग रहे थे रूम के अंदर, और मैं दौड़ के गया। नाउ द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी मोर और लेस। जब वो चुपचाप खड़े थे, जितना तो कोलिजन मिल रहा था, जब वो इधर उधर भाग रहे थे, तब नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी ऑब्वियसली मोर। क्योंकि पहला केस में माई कोलिजन्स वेर इंटेंशनल, मैं धक्का देके जा रहा था, बट नाउ सम मोर कोलिजन्स आर देयर व्हिच आर इन्सिडेंटल। मैं धक्का देना नहीं चाहता हूं कि दूसरा मेरे को धक्का दे रहा है। Are you getting? So intentional and incidental both are in the second case. In the first case it was only intentional, मेरे रास्ते में जो आया मैं धक्का दिया, तो obviously number of collisions increase. When the number of collisions increase, what will happen to the resistance? Resistance will increase. समझ में आ रहा है? So ये जो आपका thermal agitation है, that causes changes in resistance. ठीक है? अब दूसरा चीज ये हुआ कि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता था? रेजिस्टिविटी डिपेंड करता था द बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। इफ एटॉमिक जेड और ये आर, ये डिस्टेंस, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करके फोर्स होता था। फोर्स अगर तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, बाहर का इलेक्ट्रॉन इसको धक्का नहीं दे पा रहा था, ये खड़े खड़े गाना गा रहा था, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और अपनी जगह बैठा हुआ था। When the force is very strong. But now, when you supply heat energy and this electron jumps to a higher orbit, now the distance has increased, and you know the Coulombic force. When the distance is increased, the force will decrease. अब यहाँ पर होते हुए इसको भगाना यहाँ से नामुमकिन था, जबकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन आके धक्का देता है, भगाना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि भाग जाए। मतलब इस केस में जब था इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसको चलाना मुश्किल था, यहाँ पर चलाना आसान है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग था, उस किस्म के मटेरियल को हम क्या कहते थे? इंसुलेटर, जो अपना ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को पकड़ के जकड़ के रखा था, है ना। अब जब उसको गर्म किए, उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में गए, तो क्या हो गया? तो यहाँ पर होते हुए दे मे बी नॉक्ड आउट बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एंड ए करंट में फ्लो। तो देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी अफेक्ट हो रहा है। रेजिस्टिविटी हाई था, करंट नहीं जा रहा था, अब रेजिस्टिविटी लो हो गया, करंट चला गया इसके अंदर से। तो ऐसे करके ये थर्मल एजिटेशन सारा चीज को अफेक्ट करता है। किसको? नंबर ऑफ कोलिजन को, रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है ना। अकॉर्डिंगली देयर इज वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, वो सारा चीजों का इसमें वेरिएशंस आते हैं। कैसे वेरिएशन आते हैं? कंडक्टर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर के केस में क्या होगा, वो सारे अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसके ऊपर शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। Why resistance of a material changes with changing temperature? ठीक है, तो पहला चीज लिखना शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा आपका, क्या लिखेंगे हम लोग? Why resistance of a material changes with changing temperature? You write when temperature of a material is increased, the electrons in it undergo thermal
ये वर्ड को प्रॉपरली यूज करना। यू मस्ट यूज दिस एग्जैक्ट वर्ड थर्मल एजिटेशन। वो देखेंगे आप वो वर्ड को यूज किया कि नहीं किया, ये क्यों तो बाकी की चीज नहीं पढ़ेंगे, मिल गया मार्क इतने में, ठीक है। इट अंडरगोज थर्मल एजिटेशन। When temperature of a material is increased, the electrons in it undergo thermal agitation, which affects the resistance of the material. पहला चीज, in case of conductors हम क्या देखें, दो किस्म की इफेक्ट हो रहा है। एक हो रहा है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे हैं, दूसरा हुआ रेजिस्टिविटी कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं। अब कंडक्टर के केस में तो रेजिस्टिविटी वैसे ही बहुत कम है, और क्या कम करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं आपको सपोज आप बहुत मांगे मेरे को, मैं आपको 10 पैसा दिया हूं, वो नहीं देने का बराबर है, और भी कम कर दिया, आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 पैसे की जगह 5 पैसे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इतना कम है। तो रेजिस्टिविटी ऑलरेडी लो था कंडक्टर का, और लो होगा, उससे कंडक्टर को फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका रेजिस्टेंस उससे नहीं बदलने वाला। लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गया। कंडक्टर के केस में जो जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं अभी मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स होने लगे, तो आप क्या कहोगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो हम कहेंगे इन केस ऑफ कंडक्टर्स with the number of collisions with external electron or current carrying electron increases due to thermal agitation, ठीक है। So resistance of conductors increase with increase in temperature। समझ में आया? इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये चीज हमें समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछेंगे विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। व्हाई वो लोग नहीं पूछेंगे, आज तक नहीं पूछे, इट इंक्रीजेस। अब सोचो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, जो रेजिस्टेंस था वो होता है रो एल बाई ए। रो इज वेरी हाई, सो प्राइमली मोस्ट इंपोर्टेंटली ये जो रेजिस्टेंस है इट वाज ड्यू टू द रेजिस्टिविटी, नथिंग टू डू विथ मच रेजिस्टेंस मच डायमेंशंस ऑफ दिस। अगर कोई इंसुलेटिंग वायर है, इतना बड़ा वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इतना ज्यादा होगा कि इतना बड़ा वायर का भी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोटा सा पीस रबर जितना इंसुलेशन देता है वही इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा बड़ा पीस रबर ले लो तो इंसुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि पहले भी इनफाइनाइट जैसे लग रहा था, अब भी इनफाइनाइट जैसे लगेगा। बढ़ेगा रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टिविटी इतना हावी हो जाता है कि लेंथ एरिया के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि हम बताए थे इंसुलेटर के केस में इट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 6, इतना हाई था। कंडक्टर के केस में इट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -6, तो कम हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऑलरेडी इतना कम था और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, है कि? लेकिन रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ इंसुलेटर्स वाज वेरी हाई। अगर ये 10 पावर 6 से घट के 10 पावर 5 भी हो गया, 10 पावर 4 भी हो गया, तो कितने ज्यादा चेंज आ रहा है, रेजिस्टिविटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो आप क्या कहोगे, इन केस ऑफ इंसुलेटर्स विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि रेजिस्टिविटी घट रहा है, तो अभी तो देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था
बाहर का इलेक्ट्रॉन इसको भगा नहीं पाता था। जब हीट खा के ये ऊपर आया, अब यूं से अब इसको भगाना आसान था, मतलब यहाँ पर होते हुए करंट पास करना नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पर होते हुए करंट पास कर सकता है, मतलब रेजिस्टिविटी घट गया है, रेजिस्टिविटी घट गया है, सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। आप अगर किसी एक रबर स्टिक को लोगे, कोई प्लास्टिक स्टिक को लोगे, प्लग में डाल दोगे, तो ऑब्वियसली अब जैसे इसको प्लग में डालोगे यू विल नॉट गेट ए शॉक बिकॉज इट इज ए इंसुलेटर। अब उसको कैंडल लाके नीचे से गर्म करो, जैसे गर्म करोगे थोड़ी देर के बाद देखोगे इंसुलेटर होते हुए भी आपको झटका लगा, क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर इज बिकम सो हाई कि द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड, नाउ द करंट इज एबल टू पास। समझ में? तो हम क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, in case of insulators, in case of insulators, the resistance decreases with increase in temperature, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, यह हमें समझ में आ गया कि किस केस में रेजिस्टेंस बढ़ता है, किस केस में रेजिस्टेंस घटता है, क्यों बढ़ता है या घटता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। थर्मल एजिटेशन तो अभी इसको समझ में भी आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन इरिटेट हो रहे हैं, एजिटेट हो रहे हैं, लोअर ऑर्बिट हायर ऑर्बिट के बीच में कंटीन्यूअसली ऑसिलेट करते हैं, उसको कहते हैं थर्मल एजिटेशन। उस थर्मल एजिटेशन के चलते आपको कोई पूछेगा व्हाट इज थर्मल एजिटेशन, क्या एजिटेशन, तो आप क्या कहोगे? When the temperature of a material is increased, the electrons absorb the heat energy, they jump to the higher orbit, but those orbits are not stable orbits for them, and in an unstable orbit, an electron cannot stay. It stays there for a very small time interval of the order of 10 to the power minus 8 seconds, and then it returns back to the ground state, and again absorbs the heat energy, again goes to the excited state, and thus it oscillates between the excited state and ground state. This oscillation is called थर्मल एजिटेशन। ठीक है, तो ये जो थर्मल एजिटेशन के चलते, मैं हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वी आर नाउ प्रिपेयरिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड। जे के लिए तो हम लोग सेपरेट क्लास लेते ही हैं, अननेसेसरी सारी चीजों को लोड करेंगे, पता चला बाद में फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। वी मस्ट नो आवर लिमिट्स। यस, तो बात कर रहे थे ये, निराल पंडा अपना माइक्रोफोन बंद कर सकते हो? हाँ, पूछ। सर वो इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज होता है, एक और बार समझा देंगे सर, मैं सुन नहीं पाया। But that way are you not disturbing all others? सारे डाटा लगा के बैठे हैं। 3 बार बोल चुका हूं अभी तक में, I've told it thrice, again रिपीट कर देता हूं। जब कोई मटेरियल को हम हीट एनर्जी देते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर ऑर्बिट। जब वो हायर ऑर्बिट में पहुंच गया, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स था वो फोर्स कम हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? फोर्स कम हो जाएगा। अब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब आके यहाँ पे धक्का देता था, ये फोर्स बहुत तगड़ा था, निकाल नहीं पाता था, लेकिन यहाँ पे धक्का देगा, नाउ इट मे कॉन्स्टिट्यूट ए करंट। पहले करंट फ्लो नहीं करता था, अब करंट फ्लो कर रहा है, मतलब हम कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ गया कि घट गया? घट गया। सो इंसुलेटर के केस में विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। हम लोग डिस्कशन कर लिए इसमें कि हमारा रेजिस्टेंस किस में बढ़ जाता है, किस में घट जाता है, लेकिन कितना बढ़ जाता है, कितना घट जाता है, ये भी जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है कि कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा। हाँ, तो लेट R1 इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, R2 इज resistance at temperature T2। तो change in resistance is equal to change in resistance
इज इक्वल टू R2 माइनस R1। चेंज इन रेजिस्टेंस इज R2 माइनस R1। ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ इट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज। और अगर आप इसको एक्सपांड करोगे द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या आएगा? R2 R1 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा T। ये जो अल्फा है इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लिखेंगे इसको, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसको सजा के लिख देते हैं। R2 इज ओके, ठीक है लिख देते हैं। फिर व्हाट इज अल्फा? फिर अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग अल्फा होता है। और अगर हम अल्फा का यूनिट निकालना चाहेंगे तो देखो तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो गया? R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल्टा T। सबको इधर ले आया, अल्फा को एक तरफ रख लिया। अब ये R2 है ओम, R1 है ओम, ओम माइनस ओम इज ओम, दैट ओम में अनदर ओम इज हेरियम, रह गया कौन? 1 बाई डेल्टा T। सो इट इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ अल्फा इज डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो ऐसे करके बन गया अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कोई भी मटेरियल के लिए अल्फा आपको दिया रहेगा, जब कोई न्यूमेरिकल दिया रहेगा अल्फा विल बी गिवन। कपर है, कपर में अल्फा इतना है, ये टेम्परेचर में ये रेजिस्टेंस था, ये टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस होगा, लाइक दिस डायरेक्ट क्वेश्चंस विल कम। ध्यान रखने वाली चीज ये हुआ कि जो टोटल रेजिस्टेंस चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ दैट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, why it proportional to original resistance? You can understand original resistance was because of the number of collisions. टेम्परेचर बढ़ गया, सारा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह हिलने डोलने लगे, तो सारे का नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा, है ना? तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतनी ज्यादा थर्मल एजिटेशन होगी। So keeping all those things in mind, we could understand that R2 minus R1 is equal to R1 into alpha into delta T। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल, इसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे और छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आएंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि वी हैव सीन दैट बिट नंबर 5 में दैट अल्फा इज R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल्टा T। ठीक है, सोचो 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 सोचो, फॉर कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर के लिए डेल्टा T क्या था? डेल्टा T वाज T2 माइनस T1। सपोज टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हुआ। सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज डेल्टा T इज पॉजिटिव, रेजिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव है। सो व्हेनेवर टेम्परेचर इज इंक्रीज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ थिंक इन केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर की केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब R2 will be more than R1। R2 will be more than R1 means numerator will be positive, denominator is already positive, so you say alpha is positive for conductors। Think of an insulator। इंसुलेटर की केस में डेल्टा T पॉजिटिव है फॉर राइजिंग टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव है, बट विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सो R2 इज लेस देन R1, न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, सो अल्फा इज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है, ये हो गई चीज, ये हो गई चीज हमारा। ठीक है, दूसरा चीज ये हुआ फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा T, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T और dt
small change in temperature dt. Let resistance changes by dr, changes resistance r changes by dr. Then you know the change in resistance is depending upon the original resistance alpha and dt. So what is alpha? Alpha is dr by r dt, or dr by d capital T है. So it is rate of change in resistance with respect to temperature divided by resistance. ठीक है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर आया था, इसलिए मैं आपको ऐसे दिया हूं, देखेंगे उसको डिटेल्स में करेंगे. सो अल्फा इज कमिंग dr by dt, और dt यू कैन राइट इट इज 1 by r टाइम्स dr by dt, ऐसे लिख सकते हो. सो रेट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर मल्टीप्लाइड टू 1 by r इज अल्फा. ये सिर्फ जेई में आया था, गलती से बता दिया, आई विड्रॉ. एनीवे, बिट नंबर 2, अगर हम R वर्सेस T डायग्राम करेंगे, Y वर्सेस X डायग्राम में हाउ यू फाइंड द स्लोप dy by dx. R वर्सेस T डायग्राम में हाउ यू फाइंड द स्लोप dr by dt. सो dr by dt इज क्या है? स्लोप ऑफ R वर्सेस T डायग्राम. और क्या है वैल्यू इसका? dr by dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? r अल्फा. ये बड़ी जरूरत की चीज है, ये चीज आपको समझ में आना जरूरी है. जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ हाउ इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर विथ टेम्परेचर. प्लॉट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर विथ टेम्परेचर. थोड़ा ध्यान से देखना. एग्जाम्पल में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर विथ टेम्परेचर. चलो प्लॉट करते हैं और आप थोड़ा मेरी मदद करना. ये ऐसा है, ये रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर है. जब टेम्परेचर कुछ था तो कुछ रेजिस्टेंस था, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आई हैव 3 चॉइसेस. इट मे गो लाइक दिस, इट मे गो लाइक दिस, और इट मे गो लाइक दिस. अब मैं जानना चाहूंगा कि कैसा होना चाहिए. जस्ट थिंक, ये इट मे गो लाइक दिस, इट मे गो लाइक दिस, और इट मे गो लाइक दिस. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऐसा हो सकता है. तो कौन सा वाला ग्राफ को लेंगे? आपको क्या लग रहा है? थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो कितना गंदा हो रहा है. ठीक, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, नीचे क्यों जा रहा है? हाँ, अब आपको 3 फिगर दिख रहे हैं, A B C. रेजिस्टेंस तीनों केस में विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन कौन सा फिगर होगा? थोड़ा ध्यान से देखो. हम देख रहे हैं कि जो dr by dt है, क्या है? r अल्फा. और जैसे जैसे विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर T इंक्रीजेस, ये कौन है? कॉपर वायर है. इंप्लाइज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, इंप्लाइज स्लोप क्या था? dr by dt क्या है? r into अल्फा. स्लोप विल इंक्रीज, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्लोप भी बढ़ेगा. देखो, पहला केस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बी के केस में इट्स ए स्ट्रेट लाइन, रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है बट स्लोप इज कांस्टेंट. स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, बी तो नहीं हो सकता, भगाओ उसको. अच्छा, सी के केस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है. स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा. देखो तो ये एंगल ग्रेजुअली कम होने लगा है, यहाँ पर आता था और भी कम हो गया है. स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो सी कैन नॉट बी आंसर.
क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्लोप भी बढ़ेगा। इस केस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट स्लोप? स्लोप देखेंगे शुरू में छोटा एंगल कर रहा था, अब एंगल धीरे धीरे ज्यादा होने लगे हैं, हाँ स्लोप भी बढ़ रहा है। मतलब वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर विथ टेम्परेचर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। वो आपको प्लॉट करने के लिए कहेंगे, तो प्लॉट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर विथ टेम्परेचर, बस ऐसे ही करना। समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे कि ये फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो, और अगर हम कहेंगे कि कोई एक मटेरियल का R वर्सेस T डायग्राम ऐसा है, सपोज मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। दो मटेरियल है और दोनों का R वर्सेस T डायग्राम, दो वायर का इनिशियल रेजिस्टेंस बराबर था, और पता चला कि जब R वर्सेस T डायग्राम किए तो ऐसे हो गया। बोथ वर हैविंग सेम इनिशियल रेजिस्टेंस, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऐसे हुआ। ये है मटेरियल A, ये है मटेरियल B। क्या आप मुझे प्रेडिक्ट करके बता सकते हो कौन सा मटेरियल के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज मोर, A के लिए कि B के लिए? A के लिए ज्यादा है, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। नहीं, यहाँ तक आते आते ये थोड़ा सा बढ़ा था, ये ज्यादा बढ़ गया था। सो A के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ज्यादा है। अब कोई मटेरियल का अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा है, द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। कोई मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विल सडनली राइज लाइक दिस। आप एसी के अंदर यूज करते हो थर्मिस्टर, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हुआ, इतना सेंसिटिवली करता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 22 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ऑपरेट करना शुरू कर देता है। हाउ? दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। वी मटेरियल्स को, ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जो एक किस्म का एनर्जी को यूज करके दूसरे किस्म की एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। एनीवे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस बहुत शार्पली बदल रहा है। ऐसा एक मटेरियल को कहते हैं थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स किसको कहते हैं? थर्मिस्टर्स आर मटेरियल्स हैविंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट पॉइंट में आप याद रख सकते हो। अगर ये A B C है तो हम कहेंगे अल्फा फॉर C इज ग्रेटर देन अल्फा फॉर A इज ग्रेटर देन अल्फा फॉर B। और आपको याद रखना चाहिए कि फॉर थर्मिस्टर्स रेजिस्टेंस, सॉरी, अल्फा इज वेरी हाई, अल्फा इज वेरी हाई। थर्मिस्टर की केस में अल्फा बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो फॉर्मूले हम लोग अभी किए हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्वेश्चंस, लेट अस वर्क आउट ए सिंपल क्वेश्चन। लिखते हैं, क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, the resistance of a filament at 20 degree centigrade is 100 ohms. What will be resistance at 100 degree centigrade if temperature coefficient is 0.005 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। दिया है R1 100 ओम, T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड, R2 कितना है? फॉर्मूला कहता है कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा T। आता है एग्जाम में तो क्या करूं, मुझे करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन होने से भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आता है। R2 इज इक्वल टू R1 को इधर ले लो, R1 गोज कॉमन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सब कुछ हमें आता है, वैल्यू डालना है, जल्दी जल्दी डालो फिर घर तो जाना है। ये R1 कितना है भाई? R1 इज कमिंग आउट टू बी 100।
1 प्लस अल्फा इज 0.005, डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी तो समझ में आता है 100 माइनस 20 इज 80, सो इट इंटू 80 है, तो 80 इंटू दिस तो हो गया कितना 0.4, इट इज कमिंग 1.4, नो 0 गया 0.5, हाँ 1.4, सो इट इज 1.4, ठीक है 1.4 इंटू 100, इट इज 140 ohm. The new resistance at 100 degree centigrade will be 140 ohm. कभी कभार इसके ऊपर सब क्वेश्चन आ जाते हैं, why nichrome wire is used in electrical filaments. nichrome wire के केस में क्या होता है कि अगर जैसे कोई फिलामेंट में, कोई हीटर कॉइल में हम उसको यूज करेंगे, मैंगनीज वायर को यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, बिकॉज इट इज हैविंग स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ दीज वायर्स आर स्मॉल, क्योंकि ज्यादा होगा तो जैसे हीटर जलाओगे आप, वो जोर से ग्लो करेगा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, फिर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, हीट नहीं होगा। अब क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी उसका रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब और हीटर कॉइल्स में यूज करते हैं। किसको, मैंगनीज वायर्स को। मैंगनीज वायर को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सारा चीज तो मैं नहीं लिखूंगा, आप लोगों को कुछ चीजें अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए, ठीक है। जय हिंद।